Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में. So, this is the table of content. आज हम डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे आर्टिकल which gonna be very helpful for all of us. बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल के बारे में जहाँ पर बात की जा रही है इंडिया के कॉप जो CO2 एमिशन है, जिसको इंडिया ने यहाँ पर क्लियरली बोल दिया है कि देखिए हम कंप्लीटली बैन नहीं कर पाएंगे CO2 एमिशन को. इट इज़ नॉट गोना बी पॉसिबल फॉर अस फॉर एनी लॉन्गर रन. इसकी वजह से देखिए एक बहुत ही बड़ा राइज क्रिएट हो सकता है, एक बहुत ही बड़ी कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है पॉल्यूशन को लेके. देखिए जो एनुअल ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए लाया गया है, इसके अंदर एक्सपीरियंस किया जा रहा है कि जो सबसे सब्सटेंशियल ग्रोथ है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन की कंट्रीज में अगर आप बात करेंगे तो इसको हमें यहाँ पर कंट्रोल करना होगा. कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों कंट्रोल करना होगा? देखिए जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर बात की जाती है ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर. ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमें यूजुअली कंडीशन क्या देखने के लिए मिलती है कि जो हमारा तापमान होता है, टेम्परेचर, ये लगातार बढ़ता जाता है. अब ये रिपोर्ट जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये रिपोर्ट क्या हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है कि जो 50% चांसेस हैं वर्ल्ड में, ये कंसिस्टेंटली जो हमारा टारगेट है विच इज़ दी 1.5 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसके थ्रेश होल्ड को ये पूरी तरीके से क्रॉस कर देगा आगे आने वाले 7 सालों के भीतर. डेली अब वीकली ब्रीच की अगर हम बात करें तो ये हमने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है, बिकॉज एवरी सिंगल डे अगर आप देखेंगे तो हम लगातार इस पूरे टाइम पीरियड को यहाँ पर क्रॉस करते जा रहे हैं. आगे अगर हम बात करें कि इंडिया की क्या कंडीशन थी, तो देखिए इंडिया की कंडीशन के लिए आपको इस तरीके से समझना होगा कि यहाँ पर 8.2% का राइज इंडिया में हमें देखने के लिए मिला है. अब 8.2% का राइज क्या कोई छोटा अमाउंट है कि हाँ भाई नहीं हम इसको इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं. 8.2% की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि एनुअल राइज है अपने आप में इंडिया में 2023 को लेकर. दैट मीन्स जो प्रोजेक्ट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया था उससे ज़्यादा. जबकि अगर हम दूसरी तरफ चाइना की बात करें तो चाइना में यही अमाउंट हमें यूजुअली देखने के लिए मिल जाएगा 4% इन दी ग्रोथ. लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो इंडिया का जो एमिशन है ये बढ़कर यहाँ पर 6% हो गया था, जबकि चाइना का जो इमिशन है ये पिछले साल डिक्लाइन देखने के लिए मिला था हमें -1% के आसपास. ऐसे में अगर हम बात करें तो इंडिया का जो लगातार सर्ज यहाँ पर हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, वो अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है. नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई इंडिया का, चलिए ठीक है, इंडिया का अगर यहाँ पर अमाउंट चेंज हो भी रहा है और ऐसी कोई सिचुएशन आ भी रही है तो प्रॉब्लम क्या है? किस बात से हम इतना परेशान होने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इससे कोई समस्या हो सकती है? बिल्कुल समस्या हो सकती है. समझिए क्यों. इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो जो पावर डिमांड है, ये पावर डिमांड हमारी यहाँ पर इम्प्रूव होती जा रही है. अगर पावर डिमांड यहाँ पर इम्प्रूव होगी तो हम यहाँ पर जनरेशन भी ज़्यादा करेंगे, और जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा जनरेशन बढ़ता जाएगा, विच इज़ नॉट गोना बी गुड फॉर अस. अब आप देखिए इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, और जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा ये सारे फैक्टर आपस में एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबल होते हुए हमें नज़र आएंगे. चलिए ये तो थी इंडिया की बात. हम बात करें अगर चाइना की, तो चाइना अपने आप में कंट्रीब्यूट करता है 31% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, जो कि आने वाले समय में यहाँ पर ये कंडीशन भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है. नाउ द क्वेश्चंस कम कि प्रॉब्लम क्या है. देखिए इंडिया का जो कंडीशन आप देख रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन आप देखेंगे लगातार बढ़ता जा रहा है. दैट मीन्स इसके 1.1% के हिसाब से आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग 1.1% का ज़्यादा हमारे यहाँ इमिशन हुआ था, जो अपने आप में एक डर का विषय है. क्यों? क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इस तरीके से बढ़ता रहा तो हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस भी बढ़ती जाएंगी. चलिए तो ये तो थी कुछ छोटी सी बातें जो आपके आर्टिकल में दी हुई थी. इसके अलावा अगर हम बात करें कि ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या है, किसके बारे में ये सारी चीज़ों पर चर्चा की जा रही है, तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की बात करें, लेट मी राइट इट हियर. ओके.
ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक साइंटिफिक रिसर्च इनिशिएटिव है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि एनालाइज करना कार्बन की साइकिल को। कार्बन साइकिल हमारी किस तरीके से है, क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है, इसका ग्लोबल लेवल पर क्या इम्पैक्ट होता है, इन सभी को यहाँ पर मेजर करना है। इसके इस्टेब्लिश होने की बात करें तो 2001 में इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू, जहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगी। प्राइमरी गोल की अगर हम बात करें ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की तो इसका मुख्य उद्देश्य कॉम्प्रिहेंसिव और अप टू डेट, है ना, जितना भी डेटा है वो यहाँ पर अप टू डेट डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ग्लोबल कार्बन इमिशन को लेके, क्या कार्बन का इमिशन हम कर रहे हैं, कितना इमिशन हमें देखने मिल रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर, जब हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, इनका आपस में क्या लेना देना है, दोनों आपस में किस तरीके से हैम्पर करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करना। अदर देन ग्रीन हाउस गैसेस अगर हम बात करें तो ये 3 प्रोमिनेंट ग्रीन हाउस गैसेस की बात करता है। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस जिसके बारे में ये बात करता है इट इज़ दी मीथेन, और थर्ड अगर हम बात करें तो इट इज़ दी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। चलिए, तो ये थी इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें। आई होप यहाँ तक आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं गॉट रिज। देखिए, एक नया शब्द जिसको यहाँ पर शामिल किया जा रहा है डिक्शनरी के अंदर। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर ये सारी क्या बातें हैं, कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल। देखिए, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, इसमें चुना गया है शब्द रिज, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ये जो टर्म है बहुत ही फैमिलियर हमें सुनाई दे रहा होगा, किसी के नाम के जैसा लगता है। इनफैक्ट एक प्लेफुल और अनकन्वेंशनल ऑब्जर्वेशन है ऑफ कैरिज्मा। ये जो चॉइस है ये कहीं ना कहीं जो हमारे लिंग्विस्टिक लैंडस्केप चेंज हो रहे हैं, जो यंगर जनरेशन की अगर हम बात करें, स्पेशली हम जेन जीज का टर्म जिनके लिए इस्तेमाल करते हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पर रिज वर्ड को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दिस इज द वर्ड रिज। रिज स्टैंड आउट करता है ड्यू टू इट्स यूनिक डेरिवेशन, एक ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल प्रैक्टिस ऑफ शॉर्टनिंग वर्ड्स फ्रॉम द बिगनिंग और एंड। इन केस अगर हम बात करें मिडिल सेक्शन, कैरिज्मा is utilized to create a very distinct and trendy term for it, that is why it is very important। दूसरी बात करें तो क्या ऑक्सफोर्ड किसी चीज़ को भी उठा के यहाँ पर ले लेता है? नहीं। देखिए, इसका अपना एक कल्चरल रिलेवेंस भी है। अगर हम इसके कैप्चरिंग की बात करें तो ये मूड ऑफ द ईयर के बारे में बात कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर एक ऑप्टिमिज्म की बात की जा रही है, एक स्टाइल, एक चार्म, एक अट्रैक्टिवनेस को ये डिनोट करता है। वहीं अगर हम बात करें तो पैंडमिक, जो कि ऑफिशियली एंड हुआ था हमारा 2023 में, इससे बहुत सारे लोगों ने देखिए दे रिटर्न to a more open and confident self after 2 years of pandemic related concern। तो यहाँ पर ये जो टर्म है रिज, ये अपने आप में एक फैमिलियर साउंड क्रिएट करता हुआ नज़र आता है। वहीं जेनजीज की अगर हम बात करेंगे तो जेनजीज की जो लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन है, लाइक बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स को यहाँ पर इस्तेमाल करना, उसको भी यहाँ पर ये अपने आप में बहुत अच्छे से डिनोट करता है। ओके, सो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भाई व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिज, रिज का बेसिकली मतलब होता क्या है, तो समझ लीजिए रिज को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि रिज एक स्टाइल है। ठीक है, रिज एक अट्रैक्टिवनेस की बात करता है, साथ ही ये एबिलिटी है टू अट्रैक्ट अ रोमांटिक और सेक्सुअल पार्टनर। ये इनकैप्सुलेट करता है जो हमारे चेंजिंग डायनामिक्स हैं सोशल इंटरेक्शन को लेकर, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें पोस्ट पैंडमिक इरा के बारे में, उन सारी चीज़ों को ये बताता है। चलिए, सिर्फ इतनी सी चीज़ें थी हमें यहाँ पर पढ़ने के लिए कि आखिर रिस्क क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। Moving on to the next article of the day, which is talking about 1/3 of Indian coastline now is vulnerable to the erosion। बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं भारत के उस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारी ट्रेडिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक नया रेलेवेंस आया है नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च
एनसीसीआर। एनसीसीआर के द्वारा जिसने हाईलाइट किया है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है ये यहाँ पर रिड्यूस होती जा रही है। इन्होंने एक स्टेट वाइज डेटा यहाँ पर कंडक्ट करवाया है एनसीसीआर में, जिसके तहत हमें जानकारी मिली है कि जो 16 में से 116 इंडिया के पास अगर हम बात करें तो हमारे पास 116 बीचेस हैं। 116 बीचेस में से 35 जो आपको देखने मिल रहे हैं ये आंध्र प्रदेश में है। 22 की बात कर रहे हैं जो कि मतलब 50 में से अगर हम बात करें तो गोवा में 50 बीचेस हमें देखने मिलते हैं, उसमें से लगभग 22 बीचेस हमें कहाँ पर, गोवा के बारे में हम बात करने वाले हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द आंध्र प्रदेश। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो 30 जो 1 बीचेस जो महाराष्ट्र में से हैं उसमें से 21 की यहाँ पर बात की जा रही है, और वहीं केरला में 13 बीचेस की यहाँ पर बात की जा रही है। अलॉन्ग विद दैट आप बात करेंगे तो 18 बीचेस कर्नाटका में, ठीक है। इनकी बात करें तो ये सारी जगह हैं, ये वल्नरेबल हैं किसको लेकर, आपके इरोजन को लेकर, विच इज़ क्वाइट कंसर्निंग फॉर इंडिया। साथ ही ये भी हाईलाइट किया गया है कि 33.6% जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो आज की डेट में इरोजन के लिए प्रोन हो चुकी है। मतलब एक बहुत बड़ा फिगर जो यहाँ पर है ये इरोजन की कैटेगरी में आ चुका है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 26.9% आज की डेट में बहुत एक्सेलेरेशन, मतलब बहुत ही तेज़ गति से यहाँ पर इरोजन देखने के लिए मिल रहा है, और 39.6% केवल और केवल इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन में से स्टेबल कैटेगरी में हमें नज़र आता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि इस स्टडी से होने क्या वाला है। देखिए ये कंबाइंड इम्पैक्ट बता रही है नेचुरल प्रोसेसेस का, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, कि अगर हम इन सारी गतिविधियों को एक साथ मिलाते हैं तो किस तरीके से जो हमारा स्थान है, जो हमारी जगह है, जो हमारी कोस्ट लाइन है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें अगर हम लाइवलीहुड को लेकर कि इनका क्या हमें इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है, तो समझिए जो रिसीडिंग कोस्ट लाइन है इनके अंदर बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हैं। जैसे जो बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे, सबसे ज़्यादा किस पर पड़ेगा भाई, उन लोगों पर जिनका जीवन इस पर बसा हुआ है, ऐसे लोगों पर जिनकी जो अपने पूरे भोजन पानी के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए इन बीचेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे फिशिंग कम्युनिटीज़। वहीं कोस्टल इरोजन की वजह से आप देखिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है कि हमें ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट की आवश्यकता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए सुरक्षा देने की बात करें। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर पीछे हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोस्ट लाइन रेगुलेशन मेजर्स को लेकर कि क्या हम किसी भी कोस्ट लाइन रेगुलेशन मेजर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इम्प्लीमेंट किया है कोस्ट लाइन रेगुलेशन नोटिफिकेशन 2019 के अंतर्गत। और अगर हम इसी नोटिफिकेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसका मुख्य काम है टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट कोस्टल स्ट्रेचेस एंड मरीन एरियाज and ensuring that livelihood security for fisher, folks and the local community। ये जो नोटिफिकेशन है साथ में इसके अंदर हमें नो डेवलपमेंट जोन फॉर कोस्ट फॉर द सेफ गार्ड ऑफ कोस्ट लाइन के बारे में भी चर्चा की जाती है। चलिए आगे बात करें यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ों के बारे में कि भाई कोस्ट लाइन इरोजन क्या होता है, कोस्टल एसरेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। देखिए जब भी हम कोस्ट लाइन इरोजन के बारे में बात करते हैं, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और बहुत ही अच्छे से विजिबल होंगी। चलिए कोस्ट लाइन इरोजन के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए आज की डेट में कोस्ट लाइन इरोजन का मतलब होता है जो ग्रेजुअली जो हमारा लैंड है, ठीक है, सपोज इस तरीके से समझिए कि ये हमारा लैंड है ना, यहाँ पर अगर इसका डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाए, और कैसे डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा, क्या हवा में डिग्रेडेशन हो जाएगा, नहीं। देखिए जो हमारे सेडिमेंट्स होते हैं ये नेचुरल फोर्सेस, जैसे आपके पास विंड्स होती हैं, जैसे हवाएं होती हैं, जैसे ओशन वाटर करंट्स होते हैं, टाइड्स होते हैं, इसकी वजह से जब ये पूरी की पूरी कंडीशन क्रिएट होती है
कि जो कोस्ट लाइन है हमारा वो यहाँ पर डिफ्लेक्ट होने लगता है। दूसरे अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने मिलेगा एक डायनामिक प्रोसेस जो कि इन्फ्लुएंस कर देती है दोनों नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। इसमें भी सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सामने जो हमारी वेव्स होती हैं, जो हमारे टाइड्स होते हैं, जो हमारे स्टॉर्म सर्जेस होते हैं, अलॉन्ग विद दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, जैसे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम माइनिंग करने की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम हमारी नेचुरल कोस्टल लाइन को यहाँ पर ऑल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी की वजह से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जहाँ पर कोस्ट लाइन हमारी डिग्रेड होती है। नेक्स्ट बात करें कोस्टल एसिरेशन की, तो कोस्टल एसिरेशन एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जो कि इस पूरे सिस्टम का ऑपोजिट प्रोसेस कहलाता है। इसके अंदर हम सेडिमेंट्स का एडिशन करते हैं। टिपिकली जो हमारी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं इसके थ्रू यहाँ पर धीरे धीरे जो हमारा सेडिमेंट्स है ये हमारी कोस्ट लाइन के आसपास डिपॉजिट होने लगता है। इसी को हम एस्सिरेशन बोलते हैं। अब ये प्रोसेस टाइड्स की वजह से भी हो सकती है। यही सेम प्रोसेस आप देखेंगे जो सेडिमेंट्स हैं, नदियाँ, करेंट्स, वेव के थ्रू यहाँ पर डिपॉजिट किए जा सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, अगर कोस्टल एरिया के आसपास हमारे मैनग्रोव की कंडीशन अच्छा है, बहुत अच्छा वेजिटेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है, रिवराइन प्रोसेस बहुत अच्छी हो रही है, तो सारे क्षेत्रों में आप पाएंगे कि एक बहुत अच्छा एस्सेरेशन का प्रोसेस हो जाता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। 114 सीट्स माइग्रेंट कोटा क्लियर्ड फॉर जम्मू एंड कश्मीर विच इज़ वेरी गुड न्यूज़। देखिए एक एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, समझते हैं आखिर हुआ क्या है। लोकसभा ने अप्रूव कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023। ठीक है, हम बात करने वाले हैं कि ये पूरी के पूरे बदलाव जो आपको जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 एंड जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। किसके लिए? फॉर कश्मीरी माइग्रेंट पीपल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द yet to be constituted 114 seats in Jammu and Kashmir Assembly which is a very good sign। देखिए जो फॉर्मर बिल है ये यहाँ पर रिजर्व करता था सीट्स को इन दी अपकमिंग 114 सीट्स इन जम्मू कश्मीर असेंबली, कश्मीरी माइग्रेंट जो लोग यहाँ पर डिस्प्लेस हुए थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर। रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बारे में अगर यहाँ पर चर्चा करें तो लोकसभा ने जो पास किया है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, ये यहाँ पर इंक्रीज कर देता है टोटल नंबर ऑफ सीट्स को। कौन सी टोटल नंबर ऑफ सीट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? जो 107 सीटें हमारे पास थी, ठीक है, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट जो 107 सीटें हमारे पास थी इनको 114 करने की बात की जा रही है विद 9 सीट रिजर्व्ड फॉर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको समझना होगा क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं। 9 सीट्स यहाँ पर रिजर्व की गई हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। साथ ही यहाँ पर पावर दे दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो नॉमिनेट कर सकता है 3 मेंबर्स को टू दी असेंबली, जिसमें से 2 मेंबर आपको कश्मीरी माइग्रेंट देखने के लिए मिलेंगे। समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। साथ ही बात की जा रही है कि कम्युनिटी विद 1 नॉमिनी बीइंग अ वुमेन, दैट मीन्स वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को भी ध्यान रखा जा रहा है और एक व्यक्ति यहाँ पर उन लोगों में से होगा जो कि पीओके से होगा, ठीक है, जो यहाँ पर रिफ्यूज लिया होगा इंडिया में जो जब वॉर हुई थी 1947, 65 या 71 की। साथ ही इस रिजर्वेशन बिल में देखिए और क्या बात की गई है, यहाँ पर जो टर्म है वीकर सेक्शन इस और अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, ठीक है, ये टर्म जो है वीक और अंडर प्रिविलेज क्लास, इसको सोशल कास्ट के साथ यहाँ पर रिप्लेस करने की जगह साथ ही यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास जो शब्द है इसका इस्तेमाल करने के बारे में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। चलिए बात करें अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के रिजर्वेशन बिल को लेकर, तो एक चीज़ समझिए आप, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल अमेंडमेंट बिल 2023 जिसको यहाँ पर पास किया गया है, ये एक्ट क्या करेगा? ये फैसिलिटेट करेगा रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर एंड
लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। चेंजेस की बात करें टू द लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, तो अगर हम 2019 की कैटेगरी की बात कर रहे थे तो यहाँ पर एक अमेंडमेंट हमें देखने मिला है एक सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत 1950 में, जहाँ पर टोटल जो सीट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पर इनको चेंजेस किए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, विच इज टॉकिंग अबाउट द नेविगेटिंग द यूएस चाइना रिलेशनशिप। चलिए बात करते हैं नेविगेशन यूएस चाइना रिलेशनशिप के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि आखिर सारी चीज़ें क्या हुई हैं। देखिए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चाइनीज प्रेसिडेंट जाई जिनपिंग यहाँ पर एक समिट में मिले हैं नवंबर 15 इन सैन फ्रांसिस्को, और इनकी सेकेंड मीटिंग यहाँ पर आपको देखने मिलेगी ऑफ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कॉन्फ्रेंस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये यहाँ पर मुख्य उद्देश्य रखा गया था जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, जो कि आज की डेट में अगर आप बात करेंगे यूएस और चाइना के बीच में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक पड़े हुए हैं, इनके बारे में यहाँ पर चर्चा करना। आगे बात करें कॉन्सिक्वेंशियल आउटकम मिलिट्री कम्युनिकेशन रिजर्वेशंस के बारे में, तो देखिए जो सबसे सिग्निफिकेंट अकम्प्लिश रहा है समिट का वो था डिसीजन टू रिस्टोर मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन बिटवीन यूएस एंड चाइना, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे जो कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हो जाती हैं, न्यूक्लियर सिचुएशन हो जाती हैं, ऐसी जगह पर इनके बारे में बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें तो दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन का एग्री होना कि वो अपनी जो रेगुलर एक्सचेंजेस थे इंफॉर्मेशन को, चाहे मिलिट्री मैरीटाइम कंसल्टेटिव एग्रीमेंट की बात करें, उसको शुरू करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि बहुत लंबे समय से ये जो वार्ताएं थी, ये जो चर्चाएं थी, ये यहाँ पर पॉज हो चुकी थी। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें एक सबसे बड़ा इशू समझना होगा विच इज़ दी ताइवान इशू। ठीक है, ताइवान इशू को अगर हम समझते हैं तो ताइवान का जो स्टेटस है ये यहाँ पर कंटेंशन पॉइंट बना रहता है हमेशा यूएस और चाइना के बीच में। ठीक है, दोनों को यहाँ पर इशू हो जाता है ताइवान को लेकर। देखिए यूएस जो है ये यहाँ पर वन चाइना policy recognizing Beijing as the legitimate government and acknowledging through not endorsing ताइवान एज अ पार्ट ऑफ चाइना। वहीं अगर हम बात करें जो ताइवान के रिलेशन है वो एक सिक्योरिटी गारंटी की मांग करते हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्लेज किया था कि जो दे विल इंटरवीन अगर कहीं से भी चाइना जो है वो अपनी कोई भी ऐसी पॉलिसीज दिखाता है जिससे ताइवान की प्रभुसत्ता पे किसी भी प्रकार का खतरा आए, सो यूएस विल कम एंड इंटरफियर इन बिटवीन। आगे अगर हम बात करें तो नैन्सी पेलोसी ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हो जाते हैं जब भी हम बात करते हैं यूएस चाइना के रिलेशनशिप के बारे में। देखिए बीजिंग ने कमेंट किया था नैन्सी पेलोसी का जो ट्रैवल है एज अ कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सीनियर विच इज़ अ सीरियस वायलेशन ऑफ द स्टेटस क्यू। प्रेसिडेंट जाई की अगर हम बात करें तो इन्होंने कई बार बोला है कि जो रिजॉल्व है आइलैंड्स को लेकर जो इश्यूज हैं उनको यहाँ पर हमें दूर करना ज़रूरी है। मिलिट्री ड्रिल के द्वारा अगर बात की जाए तो भी ज़रूरी है। चाइना कई बार डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है, अपना डिस्प्लेजर दिखा चुका है, मिसाइल लॉन्च कर चुका है ताइवान या उसके कोस्ट के आसपास, जो कि अपने आप में एक इशू शो करते हैं कि चाइना इज़ नॉट रेडी टू टॉक अबाउट ताइवान एनी मोर। नाउ द क्वेश्चंस कम कि अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो दोनों कंडीशन क्या है। देखिए आज की डेट में कहीं ना कहीं यूएस की पूरी कोशिश है कि वो एक एंटी चाइना पॉलिसीज़ को लेकर काम करे। उन सारी कंट्रीज़ को यहाँ पर यूएस सपोर्ट कर रहा है जो कि चाइना के अगेंस्ट है। ठीक है, करंट स्टेटस की बात करें अगर हम कि ट्रेड को लेकर क्या सिनेरियो हमें देखने मिलेगा या बाकी गतिविधियां क्या हैं, तो देखिए जून 2021 में बाइडेन ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था यहाँ की 59 चाइनीज़ डिफेंस और सर्विलेंस कंपनीज को, जो कि चाइनीज़ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर पार्ट थी। इसी के बाद अगर हम देखेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की 2019
2019 की भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास थे ट्रंप महोदय। इन्होंने यहाँ पर ब्लैकलिस्ट कर दिया था चाइना का एआई स्टार्टअप फॉर एलिजेड ह्यूमन राइट अब्यूज इन दी जिंगजियांग। वहीं अगर हम अक्टूबर 2022 की बात करें तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्वीपिंग कंट्रोल ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एडवांस कंप्यूटर चिप्स फॉर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, इसको यहाँ पर स्वीप कर दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो रिस्ट्रिक्शन है वो यूएस और नॉन यूएस फर्म का विद अमेरिकन टेक्नोलॉजीज इन देयर प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लाई हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू स्पेसिफिक चाइनीज कंपनी वाज आल्सो देयर। वहीं जो कोलैबोरेशन है बिटवीन अमेरिकन सिटीजन फर्म्स एंड द चाइनीज चिप मार्केट, इट इज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड। अगर करना भी है तो देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन जिसको फॉलो किया जाना ज़रूरी है। अगस्त की बात करें तो मिस्टर बाइडेन ने इस इशू को यहाँ पर समझा एंड दे एग्जीक्यूट ऑर्डर प्रोहिबिटिंग यूएस इन्वेस्टमेंट इन दी हायर टैक्स सेक्टर, और बोल दिया कि भाई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके का टैक्स आप इस्तेमाल नहीं करिए। नाउ द क्वेश्चंस कम कि चाइना क्या यहाँ पर चुप बैठा था? बिल्कुल नहीं। चाइना ने भी बड़ा बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिखाने की कोशिश करी। वो कुछ इस तरीके से है, हम उसको समझते हैं। चाइना ने यहाँ पर बैन कर दिया ऑन दी गैलियम एंड ग्रेनीनियम एक्सपोर्ट इन जुलाई, जो कि क्रिटिकल लॉ मटेरियल है, जो कि माइक्रोचिप्स और वेपन प्रोडक्शन के काम आता है, और इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट क्रिएट होता है चाइना के द्वारा। अक्टूबर की अगर हम बात करें तो एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर प्लेस किया गया था ऑन दी वेरियस टाइप ऑफ ग्रेफाइट क्रूशियल मिनरल्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। साथ ही चाइना ने यहाँ पर इन्हेंस कर दिया अपनी एंटी एस्पियोनेज और डेटा प्रोटेक्शन लॉस को, और इसी की वजह से जो बहुत सारी फर्म थी, बहुत सारे जो अलग अलग जगह थी, यहाँ पे यूएस बेस्ड कंपनीज को रोक दिया गया। चाइना ने यूएस को काउंटर करने के लिए बहुत सारे डिजिटल टूल्स को यहाँ पर बनाया, चाइना स्पेसिफिक ईमेल आईडीज बनाई और इनको एक कंट्री एक्सक्लूसिव सर्वर्स के रूप में ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या इनका कोई आउटकम होने वाला है? देखिए, यूएस और चाइना की बात करें तो दोनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कोई ना कोई कोशिश हमेशा करते रहते हैं, और इसकी वजह से बाकी कंट्रीज यहाँ पर डैमेज होती है। राइट नाउ विल टॉक अबाउट, तो चाइना कहीं ना कहीं एक कॉमन एनिमी बन जाता है व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड यूएसए। वहीं अगर हम प्रेसिडेंट बाइडेन की बात करें तो इनका जो अप्रोच है ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है स्लाइट डोज ऑफ रियलिज्म, जो कि एक प्रैग्मेटिक एवेन्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है रादर देन दी डिसएंगेजमेंट या डीकपलिंग। ठीक है, ये जो एम्फेसिस है ये एक थोड़ा सा डी रिस्किंग है। दोनों बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दोनों मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों का एक जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छे से हमें देखने के लिए मिले। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं द रोल ऑफ द स्पेशल इंक्वायरी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। कहाँ बात करने वाले हैं? देखिए, तृणमूल कांग्रेस की मेंबर, ठीक है, महुआ मोइत्रा केस को लेकर समझिए, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जा रही है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी यहां पर रिपोर्ट की है टू हैव रिकमेंड द एक्सपल्शन ऑफ तृणमूल कांग्रेस एमपी महुआ मोइत्रा फ्रॉम दी लोकसभा। एलिगेशंस यहां पर लगाए गए थे कि इन्होंने अनएथिकल कंडक्ट यहां पर दिखाया है, जो इनके पास प्रिविलेज है उनको यहां पर इन्होंने ब्रीच किया है, और साथ ही यहां पर ये किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को या किसी भी पर्टिकुलर जगह को इन्होंने यहां पर टारगेट किया है, और इसका जो खामियाजा है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस हाउस को यहाँ पर इन्होंने टारगेट किया था फॉर कैश एंड शेयरिंग लॉग इन द क्रेडेंशियल विद द बिजनेसमैन। बात करते हैं कि आखिर ये जो एथिक्स कमेटी होती है ये है क्या। एथिक्स कमेटी की बात करें तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सन 2000 में, ताकि जब भी लोकसभा राज्यसभा की बातें की जाती हैं तो लोकसभा में जो मोरल और एथिक्स हैं उनको किस तरीके से ध्यान में रखा जा रहा है, क्या इनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट को मेंबर्स के द्वारा इसको एग्जामाइन करना, और इन केस कुछ ऐसे व्यवहार आ जाते हैं जो अनएथिकल कंडक्ट होते हैं, इनको रिफर करना, मतलब एक लिस्ट बनाना कि क्या मोरल वैल्यूज हैं और क्या मोरल वैल्यूज यहां पर जिनको फॉलो करना चाहिए। साथ ही उन सारे केसेस को एग्जामाइन करती है जिनको यहां पर किसी भी मेंबर के द्वारा किसी अन्य मेंबर के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी आगे बात करें तो जो आउटसाइड थ्रू अ मेंबर की बात करें तो
ये लगाने के लिए पूरा का पूरा अधिकार जाता है स्पीकर के पास। यहाँ पर कमेटी एक प्राइमा फेशिया इंक्वायरी बिठाती है बिफोर डिसाइडिंग कि कोई भी कंप्लेंट को एग्जामाइन करना है या नहीं। वर्तमान समय में बात करें तो इसकी जो रिपोर्ट है ये सबमिट की जाती है स्पीकर को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी हाउस फॉर द कंसीडरेशन। अगर रिपोर्ट में पाया जाता है कि कोई व्यक्ति गलत है, देन दे डिसाइड कि इस पर क्या एक्शन लिया जाना है। वहीं अगर हम बात करें तो क्या ये जो टर्म है अनएथिकल, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या यहाँ पर इनके कोड ऑफ कंडक्ट में डिफाइन है? जी नहीं। इट इज़ लेफ्ट टू द कमेटी। जो कमेटी यहाँ पर बनाई जा रही है उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो अपने कॉन्शियस के आधार पर अनएथिकल चीज़ों को यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। 2007 की बात करें तो एमपी अकम्पनिंग हिज क्लोज फीमेल कंपेनियन impersonating her as his wife was considered unethical। ठीक है कि भाई आप इस तरीके की चीज़ें नहीं बोल सकते हैं, अपने किसी दोस्त या किसी कंपेनियन के, अपने किसी क्लोज फीमेल को अपनी किसी के वाइफ के रूप में आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। और इसी के कारण कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो 30 एमपीज हैं जो हाउस में यहाँ पर बैठे, इनका रेजिग्नेशन दे दीजिए। नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट आर प्रिविलेज कमेटी? क्या प्रिविलेज कमेटी इससे कुछ डिफरेंस हो जाती है? तो देखिए, प्रिविलेज कमेटी की बात करें तो हमें बात करनी होगी एक स्पेशल इंक्वायरी कमेटी को लेकर, जो कि एग्जामाइन करती है बहुत सीरियस एक्यूजिशन अगेंस्ट एनी मेंबर। अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस एक्यूजिशन लगे हैं तो उसको यहाँ पर देखने का काम किया जाता है बाय दी प्रिविलेज कमेटी। 1951 की बात करें तो एक स्पेशल कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य था जो हाउस हैं इनके कार्य को बहुत आसानी से संचालित करना, साथ ही जो भी क्वेश्चन है जो चाहे रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट, इनको यहाँ पर चेक एंड बैलेंस में लाना। इसका मुख्य काम था कि इसको एक स्पेशल कमेटी के रूप में बनाया गया जो कि इंक्वायरी करती है इनटू द कैश फॉर क्यूरी स्कैम ऑफ 2005, जहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था कि जो 10 एमपीज थे लोकसभा के, इनको एक्सपल कर दिया गया था। आगे बात करते हैं, इज एन एक्सपल्शन कॉन्स्टिट्यूशनल? तो समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 101 की बात करें तो ये ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स की बात करता है जहां पर किसी भी एमपी के द्वारा सीट को खाली करवाया जा सकता है। इसके अंतर्गत हमारा वॉलेंटरी रेजिग्नेशन हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, अगर कोई भी एमपी यहाँ पर लगातार एब्सेंट है तो उन्हें भी यहाँ पर हटाया जा सकता है, कम से कम अगर 60 सिटिंग में नहीं आए हैं। एक्सपल्शन देखिए यहाँ पर मेंशन नहीं है एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अगर हम जजमेंट के हिसाब से देखें इन दी राजा राम पाल वर्सेस द ऑनरेबल स्पीकर 2007, तो यहाँ पर डिसाइड किया गया था जो पार्लियामेंट की पावर होती है टू एक्सपेक्ट इस मेंबर फॉर ब्रीच और प्रिविलेज बाय द इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 101 टू इंक्लूड एक्सपल्शन एज अ ग्राउंड। दैट मीन्स हम अगर इस डिसीजन के हिसाब से जाए 2007 के, तो यहाँ पर एक्सपल्शन को ग्राउंड माना जा सकता है। लेकिन वहीं 2010 में अमरिंदर सिंह वर्सेस स्पेशल कमेटी पंजाब विधानसभा 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि एक्सपल्शन बाय द स्टेट असेंबली इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इन्होंने बोला कि यहाँ पर इस सिनेरियो में जो भी ये केस है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के पास हो जाना चाहिए, लेकिन कोई भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, जो असेंबली है, वो इस तरीके का डिसीजन नहीं ले सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस कम कि हाउ टू रिकाउंसिल प्रिविलेजेस फॉर द हाउस एंड डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए, यहाँ पर जो प्रिविलेजेस हैं हाउस के, ये बहुत ज़्यादा मिडिवियल ब्रिटेन के टाइम पीरियड पर आए हैं ताकि जो हाउस ऑफ कॉमन है इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। इसका इंपॉर्टेंस था जो डिग्निटी है, जो प्रिविलेजेस थे हाउस के, उसको मेंटेन किया जा सके, एक इक्वालिटी इसको यहाँ पर दी जा सके। अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसको मेंटेन करना। साथ ही पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो दे आर नॉट एज डिटेल्ड एज जुडिशियल केस, बट इनका मुख्य काम है कि भाई बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्टेटमेंट्स क्लियर करना। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द गुजरात का गरबा। देखिए, महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल। समझिए, गुजरात के गरबे की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसने अपनी जगह बना ली है यूनेस्को
की लिस्ट के अंदर। पॉपुलर डांस की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है गरबा, और इसके अलावा काली पूजा, दुर्गा पूजा, इन सभी की भी हम बात करने वाले हैं। December 6 की बात करें तो यूनेस्को ने इंक्लूड कर लिया है गुजरात के ट्रेडिशनल डांस विच इज दी गरबा को इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए ये शब्द हम बात कर रहे हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की। यूनेस्को की स्टेटमेंट की बात करें तो एक इंटर गवर्नमेंटल कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसका 18वां सेशन हुआ कजाने, बोत्सवाना में, जिसके अंदर गरबा ऑफ गुजरात को इस लिस्ट में, इंटेंजिबल की लिस्ट में यहाँ पर शामिल किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्शन की गरबा को लेकर तो एक चीज आपको समझनी होगी, इसके पहले यूनेस्को ने डिस्क्राइब किया है गरबा को एक रिचुअलिस्टिक और डिवोशनल डांस। समझिए क्यों शामिल कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं एक तो यहाँ पर रिचुअलिस्टिक की बात की जा रही है, साथ ही ये एक रिलीजियस फॉर्म को दिखाता है, ठीक है, और बहुत लंबे टाइम से इसको स्पेशली स्टेट ऑफ गुजरात में शामिल किया जाता है। इसके अंदर 9 दिन, आप देखिए 9 दिन शक्ति की उपासना की जाती है और शक्ति के अलग अलग स्वरूपों के बारे में चर्चा की जाती है। साथ ही ये कल्चरल, परफॉर्मेटिव, विजुअल एक्सप्रेशन, फेमिनाइन एनर्जी, देखिए समझिए यूनेस्को के इसको शामिल करने का रीजन ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसको अलग अलग सेटिंग्स में, घरों में, टेम्पल्स में, कोर्टयार्ड्स में, पब्लिक में, स्पेसेस में, विलेजेस में, जहाँ पर भी देखें तो इसको कंडक्ट कराया जाता है, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चंस कम कि जब आप बात करते हैं व्हाट इज़ यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, सो लेट्स अंडरस्टैंड यूनेस्को का कल्चरल टेंजिबल हेरिटेज लिस्ट की ये आखिर होता क्या है। देखिए यूनेस्को की अगर हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के बारे में बात करें तो हमें देखने के लिए मिल जाएगी एक कंप्लीशन, एक ऐसा जगह जहां पर आपको कल्चरल हेरिटेज को यहां पर कंसीडर किया जा रहा है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो ये लिविंग एक्सप्रेशन है हमारे, जिनको हमें हमारे एंसेस्टर से हम लेकर आए हैं, जो हमें हमारे एंसेस्टर्स ने दिए हैं। चाहे हम ट्रेडिशन की बात करें, किसी आर्ट की बात करें, या हमारी कोई सोशल प्रैक्टिस है, रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल है, हमारे पास कोई बहुत ही समृद्ध ज्ञान है, हमारी स्किल है, कला है, नेचर है, यूनिवर्स है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम अपने एंसेस्टर्स के थ्रू यहाँ पर लेकर आए हैं, उसके बारे में बात करना जो प्राइमरी पर्पस है यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का, ताकि रिकॉग्नाइज करना और कहीं ना कहीं एक सुरक्षा प्रोवाइड करना एक इस देश में, इस दुनिया में जो डाइवर्सिटी है, जो इंटेंजिबल कल्चर हमारा है पूरी दुनिया भर में, विश्व विरासत को यहाँ पर सहेज कर रखना, ताकि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पर रखा जा सके। ओके, बेसिकली जब हम यूनेस्को की बात करते हैं तो ये 2 इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट को यहाँ पर बनाता है। सबसे पहले लिस्ट की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करती है द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनिटी। इसके अंदर हम देखेंगे तो रिकॉग्नाइज किया जाता है आउटस्टैंडिंग कल्चरल वैल्यूज़ को, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग वैल्यूज़ को इसके अंदर शामिल किया जाता है। इंस्क्रिप्शन, अवेयरनेस को यहाँ पर बनाया जाता है ताकि जो कल्चरल प्रैक्टिस है उनको मेंटेन किया जा सके, कम्युनिटीज़, रीजन, कंट्रीज़, इनकी जो प्रैक्टिस है उनको एनकरेज किया जा सके और उसको प्रोटेक्शन दिया जा सके। दूसरा हमें देखने मिलेगा लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंटली सेफगार्ड, मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे इमीडिएट इफेक्ट के साथ काम करना जहाँ पर एक विजिबिलिटी के साथ हम किसी भी जो कल्चर है, जो इंटेंजिबल हेरिटेज है हमारा, उसको यहाँ पर सेफ गार्ड कर सके विद ऑल द मेजर्स, ऑल द नीड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो हेयर आर द 2 क्वेश्चंस ऑफ द डे। बात करते हैं हम मेंस के क्वेश्चन के बारे में। दोनों का वर्ड लिमिट आपको देखने के लिए मिल जाएगा 150 वर्ड्स। क्या करना है आपको, आप इनका आंसर्स लिखेंगे और राउज अकेडमी के टेलीग्राम चैनल विच इज़ द राउज अकेडमी ऑफिशियल, यहाँ पर जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे एंड अपलोड करेंगे। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.